नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम है उनके लिए जो बाल विकास पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। जो शिक्षण विधि जो है प्रजातांत्रिक नहीं होगी उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका व्याख्यान विधि, दूसरा है आपका सामूहिक परिचर्चा विधि, तीसरा है प्रोजेक्ट विधि और चौथा है सहभागी विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपको आंसर पता रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे आपकी जो है जो टेस्ट देने की स्पीड जो होगी बढ़ेगी और आपको जो है प्रश्न याद रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा आपका शिक्षण विधि का प्रजातांत्रिक नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका व्याख्यान विधि, है ना। व्याख्यान विधि तो होता है आपका, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर जो है संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अग्रहण, दूसरा है व्यवस्थापन, तीसरा है ज्ञान और चौथा है आपका अनुक्रिया। ये एक्स नहीं है दोस्तों, ये गलती से टाइप हो गया है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान, है ना। ज्ञान जो होगा यहाँ पे ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित नहीं है। तो ज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। जो शिक्षण का स्तर नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है परावर्ती स्तर और चौथा है आपका अभिप्रेरण स्तर। तो कौन सा जो है शिक्षण का स्तर नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका अभिप्रेरणा का स्तर, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। उद्दीपन एवं किसके बीच की संगति है अधिगम, वो हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है पशु, तीसरा ऑप्शन है पूर्व अनुभव और चौथा है आपका व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका प्रतिक्रिया, है ना। प्रतिक्रिया जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। जो शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका प्रश्नोत्तर, दूसरा ऑप्शन है निगमन, तीसरा ऑप्शन है आगमन और चौथा है आपका समस्या समाधान। तो कौन सी विधि जो है शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका समस्या समाधान विधि, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्व से संबंधित नहीं है। जो सृजनात्मकता के तत्व से संबंधित नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण, तीसरा है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और सहकार्यता, चौथा है आपका प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो इनमें से कौन सा समूह जो होगा वो सृजनात्मकता के तत्व से सही संबंध रखता है, यानी कि सृजनात्मकता के समूह को बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। यही जो होगा यहाँ पे आपका सृजनात्मकता के तत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 4-5 वर्ष के बालक ने में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड के द्वारा क्या नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा है परमहाम
और चौथा दिया गया आपका नर्सिसिज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों से शामिल नहीं किया गया है। तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के गौण नियम है उसमें शामिल नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तीसरा है सादृश्यता का नियम और चौथा है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया नियम को थॉर्नडाइक के सीखने के गौण में शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार से अधिगम अंतर का उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है आपका ऊर्ध्व अंतर, दूसरा है आपका द्विपार्श्विक अंतर, तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण और चौथा है आपका धनात्मक अंतरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका धनात्मक अंतरण, है ना। जो पूर्व अनुभव होंगे उनका वो उपयोग करेगा और तभी तो वह गाड़ी चलाना स्कूटर चलाना सीखेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका धनात्मक अंतरण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, जो संप्रेषण संबंधी अक्षमता है वो कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है आपका डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, तीसरा ऑप्शन है डिस्फेजिया और चौथा है आपका डिस्प्रेफिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या होगी, इसका बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका डिस्फेजिया, है ना। डिस्फेजिया जो होता है संप्रेषण संबंधी अक्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदित मना बालकों की, जो मंदित मन वाले जो बालक की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका संवर्धन उपागम, दूसरा है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व अनुदेशन, चौथा है त्वरण उपागम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका व्यक्तित्व अनुदेशन, जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, दूसरा है आपका शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और चौथा वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन जो होगा आपका गलत होगा, तो वो हो जाएगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यही जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्र में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका अभिक्षमता, दूसरा है रुचि, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा है मूल्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अभिक्षमता। अभिक्षमता जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो इसका सही आंसर दिया गया आपको, पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक गामक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन जो होगा इनमें से व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कैटल, दूसरा है आइसे, तीसरा ऑप्शन है आपका आलपोर्ट और चौथा है आपका फ्रायड। तो कौन सा होगा इसमें जो कि व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
वो होगा यहाँ पे आपका फ्रायड, है ना, फ्रायड जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। जो समस्या समाधान में बाधक नहीं होगा उसको हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका चिंता, दूसरा है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, तीसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, चौथा है भागनाशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका अंतर्दृष्टि, है ना। अंतर्दृष्टि जो होगा यहाँ पे समस्या समाधान में बाधक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, कौन जो है इनमें से संवेग है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका आमोद, दूसरा है उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन है ध्यान, चौथा है आपका स्मृति। तो कौन जो होगा एक संवेग हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका आमोद, है ना। आमोद जो होगा यहाँ पे आपका एक संवेग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है आपका फ्लेंडर, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है मॉरिसन, चौथा है आपका लिपिड। तो FIACS के साथ कौन संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका फ्लेडर, है ना। फ्लेंडर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। जो प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा उसको हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, तीसरा है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो कौन सा जो होगा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा, तो वो होगा हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्न की संख्या को बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है ना, व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीकी है उसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका निर्धारण मापनी, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार, और चौथा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, जो व्यक्तित्व मापन यानी कि पर्सनैलिटी जो मेजर होता है उसी चैप्टर से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रक्षेपी तकनीकी के लिए, तो वो होगा प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रबोधन, दूसरा है आयोजन, तीसरा है उद्वन, चौथा है अनुवादन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका उद्वन, है ना। उद्वन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है वाक्य विन्यास, दूसरा है ध्वनिग्राम, तीसरा है अर्थ विज्ञान, चौथा है रूपग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम जो होता है बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई को ध्वनिग्राम कहते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, दूसरा है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है इसे कौन बता सकता है, और चौथा है सही उत्तर बताएं। तो किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से जो है बताया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यहीं पे आपकी क्रिएटिविटी को बताई जा रही है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण है, जो सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अश्रेणीय शिक्षण है, दूसरा है प्रभावशाली शिक्षण, तीसरा है मूल्यांकन शिक्षण, चौथा है वास्तविक शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है आपका, वो हो जाएगा अश्रेणीय शिक्षण, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका सूची यानी कि सही जोड़ी दिया गया है। सूची ए और सूची बी में आपको जोड़ी बनाना है। सूची ए में दिया गया है हल और सूची बी में उसका दिया गया है आवश्यकता सिद्धांत। दूसरा है मैकडोगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत और तीसरा है फ्रायड मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मैस्लो प्रणोद आकलन सिद्धांत। तो इनमें आपको बताना है कि कौन जो है किस मनोवैज्ञानिक ने इसको दिया है। तो यहाँ पे आपका जो हल है वो दिया था प्रणोद आकलन सिद्धांत, है ना, यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और मैकडोगल क्या हो जाएंगे, तो मैकडोगल ने दिया था आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, यानी कि बी का हो जाएगा आपका सेकंड। दूसरा फ्रायड का क्या हो जाएगा, तो फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, है ना, सी का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और मास्लो क्या दिए थे, तो मास्लो ने दिया था आपका वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 1, है ना, यानी कि आपका डी जो होगा वो 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 1 में दिए गए हैं ना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। जो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा जो होगा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास का सिद्धांत, है ना, अभ्यास का सिद्धांत यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अभिप्रेरण, दूसरा है उद्दीपक, तीसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार और चौथा है आपका अंतर्नोद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे क्रिया प्रसूत व्यवहार, है ना, क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा। पहला ऑप्शन है आपका संकेत अधिगम, दूसरा ऑप्शन है आपका श्रृंखला अधिगम, तीसरा है प्रत्यय अधिगम और चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका संकेत अधिगम को सबसे निचले स्थान यानी कि निम्न स्थान पर रखा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। जो आवाज में उतार चढ़ाव होता है उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका पुनर्बलन कौशल में होता है, दूसरा है समापन कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल और चौथा है आपका प्रस्तावना कौशल। तो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण होता है, तो वो होगा आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। जो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, दूसरा है माध्यम, तीसरा है पुनर्बलन, चौथा है अंतःक्रिया। तो कौन सा जो होगा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका पुनर्बलन, है ना, पुनर्बलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर बाल विकास यानी कि सीडीपी के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले जितने भी टीचर भर्ती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।